तो जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ था ना, तभी से लगने लग गया था कि भाई ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई, ये चीज़ अभी शुरू हुई है, ये अभी और चलेगी, ये फिर से हो सकता है। इतने ज़्यादा चांसेस थे कि भाई फिर से वॉर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 एब्रप्टली ख़त्म हुआ था, एब्रप्टली तो नहीं मैं कहूँगा, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर फिर भी जैसे वो ख़त्म हुआ लोगों को लगा नहीं यार, मतलब कुछ स्कॉलर्स को कि ये बात बनी नहीं, अभी लगा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म, अभी कुछ हो सकता है, चीज़ें उठ सकती हैं वापस से। क्योंकि लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 कि भाई ये टेरिटरी मुझे चाहिए, ये टेरिटरी मुझे चाहिए, अगर तूने यहाँ से नहीं किया, यहाँ से नहीं किया, यहाँ से नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी। वो चीज़ सही है, पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कौन सा वो चीज़ खत्म हो गई, इनफैक्ट और बढ़ गई। जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर थी उसको कितने टुकड़े कर दिए और कितने कर दिए, वो हमने सारे नहीं लिखे, थोड़े बहुत लिखे, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो धीरे धीरे लग ही रहा था कि फिर से लड़ाई होएगी, वर्ल्ड वॉर 2 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पर ये किसी ने सोचा था कि इतना ज़्यादा भयानक होगा। नो वन एक्सपेक्टेड इट to be so much bigger, so much disastrous, so much monstrous than the first world war itself. So आइए जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी शुरू हो चुकी है। सो लास्ट चैप्टर हमने देख लिया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि हमें इतना तो पता है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, हम तो इतिहास पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, तो इनके बीच में क्या हुआ। तो वही चीज़ है, तुम्हारे इसमें इवेंट्स तो है ही नहीं, कॉजेज़ वगैरह ही हैं, वो भी कि इनके बीच में क्या हुआ, ये जो तनाव वाला माहौल था, टेंशन, जो ग्लोबल टेंशन थी, ये कैसे उठ के आई, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, सब कुछ है, ठीक है। तो मेनली पहले वर्ल्ड वॉर में तुमने जैसे पढ़ा था ऑस्ट्रिया हंगरी वर्सेस सर्बिया, उधर से रशिया आया, फिर जर्मनी को बुलाया, फिर जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया, तो फिर ये भी इन्वॉल्व हो गए, ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हो गई, थोड़ी देर बाद, काफ़ी देर बाद फिर उधर से यूएस से आई, और जितने भी इनके कॉलोनीज़ थी वो सब भी गई। इनफैक्ट कॉलोनीज़ के बहुत ज़्यादा बंदे मरे थे रादर देन इनके खुद के। ब्रिटेन की आर्मी भी, मैं ये नहीं कह रहा पार्ट नहीं लिया था, बट जितने उनकी कॉलोनीज से बंदे मरे थे उन्होंने बुलाए थे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था टर्की में बहुत बुरी लड़ाई हुई थी टर्की में, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडियंस को भेज दिया था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को, भाई बहुत लड़ाई हुई थी, बहुत इंडियंस मरे थे, ठीक है। तो वॉर तो जैसे कभी सही होता ही नहीं, पर लेकिन अब हम पढ़ते हैं थोड़े बहुत कॉजेज़। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म कब हुआ था? 1919 में। 2 चीज़ें हुई थी मेनली, मैंने तुम्हें बताया था, काफ़ी हुई थी थोड़े बहुत आंसर लिखने में, बट मेनली 2, लीग ऑफ नेशंस एंड तुम्हारा जो बनी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। नाइस, खुद ही भूल जाता हूँ मैं। हाँ, तो अब डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ही पहला पॉइंट है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में बताया कि जो इटली थी वो भी खुश नहीं थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से, क्योंकि उन्हें कुछ मिला नहीं। जो जर्मनी थी वो भी खुश नहीं थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से, कि उन्हें कुछ ज़्यादा ही मिल गया, मतलब इन द सेंस उन्हें कुछ ज़्यादा ही, उनके ऊपर फाइन्स लगा दिए, उनके ऊपर चीज़ें कर दी कि भाई तुम तो गलत हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, हमने पढ़ा है। तो जर्मनी और इटली दोनों खुश नहीं थे। अब डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ये इतना बड़ा कॉज इसलिए बना क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जैसे तुम्हें बताया था पैसा, ठीक है, जर्मनी को बहुत पैसा देना था फ्रांस, ब्रिटेन और ये वो कंट्रीज, यूएसए वगैरह को। अब यहाँ पे ना एक तुम देखो कि सर्कल बन रहा था। क्या बन रहा था? एक चीज़ पहले मैं कल की वीडियो में नहीं बताई थी, जर्मनी के अंदर लड़ाई नहीं हुई थी, राइट। हमने इतना तो पढ़ा ना वर्ल्ड वॉर 1 में, जर्मनी अटैक्ड, जैसे इनकी यूएसएसआर से लड़ाई हुई, मतलब रशियन एम्पायर से लड़ाई हुई थी, और फ्रांस से लड़ाई हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी, पर फ्रांस के ग्राउंड पे, इतना पता। तो ये 2 साइड पे लड़ रहा था। जब ये लोग जीते नहीं इन द सेंस, काफ़ी डेडलॉक हो गया था, और उसके बाद ब्रिटेन ने काफ़ी मतलब पीछे धकेल दिया था, तो वापस धकेल दिया। इधर से भी सेम हुआ। जर्मन सॉइल पर लड़ाई नहीं हुई, जर्मन की लड़ाई हुई, वो पहले आगे बढ़े, इधर भी उधर भी। तो उनकी ज़मीन पे इतना वो डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, उनके देखो मैन पावर बहुत डिस्ट्रक्ट हुई, ठीक है, सोल्जर्स बहुत मरे, पर उनकी जो इंडस्ट्रीज थी, ये वो चीज़ें थी, जो अंदर चीज़ें थी, उन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, जब उन्होंने ये पोलैंड बना दिया, जब उन्होंने ये राइन वैली वगैरह पूरी ले ली, पूरी राइनलैंड कर लिया अपने कब्जे में, वो चीज़ मैं मानता हूँ कि उनकी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सफ़र हुआ, बट ख़त्म नहीं हुई थी।
जैसे फ्रांस में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था ये वो, इसलिए फ्रांस तुम देखोगे आगे चल के काफ़ी मतलब हॉस्टाइल रहा जर्मनी से। तो इसी के साथ एक और चीज़ की कि यार जर्मनी को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पोलैंड जो बनाया था वो आधा तो यूएसएसआर मतलब रशियन एम्पायर का लिया था और जर्मनी का लिया था। अब ये जो चीज़ है ना इसे हम बोलते हैं पॉलिश कॉरिडोर। पॉलिश कॉरिडोर ये इन्होंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे बेसिकली लड़ाई वगैरह में पहले स्टार्ट हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये ईस्ट प्रूशिया है, ये क्या है ईस्ट प्रूशिया। जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, छोटा हिस्सा पर 2 तो कर दिया ना, ऑब्वियसली गवर्निंग वगैरह डिफिकल्ट हो जाती है। तो उनकी बेटरमेंट के लिए जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट प्रूशिया और जर्मनी, जो मेन जर्मनी। इससे भी लोगों में दिक्कत आ गई, लोग कहते हैं यार नहीं हमें अवेंज करना, हमें अवेंज करना। सो लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन थी कि यार हम इसको मान के नहीं रख सकते कि भाई ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सही है, इसको जो होना होने। तो ये चीज़ उन्होंने पहले ही डिक्लाइन कर दी लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट वही तुम्हारा लास्ट चैप्टर का आ जाता है कि राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स या फिर फैसिज्म एंड नाजिज्म, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई इटली में और जर्मनी में काफ़ी डिक्टेटरशिप्स आ गई थी। काफ़ी नहीं एक ही आई थी, मैं डिक्टेटरशिप काफ़ी कैसे हो सकती है। तो इटली में और जर्मनी में जब डिक्टेटरशिप आई तो ऑब्वियसली वो एक हो गया कि 1 मैन 1 लीडर टाइप्स करके, और उसमें उनका भी इसी वजह से उनको सपोर्ट मिला कि वो कह रहे थे हम पास्ट ग्लोरी ले आएंगे, हम ये ले आएंगे वो ले आएंगे। तो लोगों को भी वो हो गया कि जी अब तो हम वापस लेके आना ही है, हमें जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में हमारे साथ बदतमीजी हुई है हम उसका बदला लेंगे। तो ये राइज ऑफ डिक्टेटरशिप हो रही थी, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज़ में। अब इसके साथ ही एक और पॉइंट जो तुम्हारे इस साल सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर और लास्ट ईयर मतलब हर साल होता था, इस साल ही नहीं है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मतलब कि उस मतलब तुम कह लो खुश करना या सेटिस्फाई करना काइंड ऑफ, कि कोई एक्शन ना लेना कोई कंट्री के खिलाफ। अगर मैं पॉलिटिकली बोलूँ कि जैसे ब्रिटेन ने कोई एक्शन नहीं लिया कोई कंट्री के खिलाफ जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को हड़पा या जो भी किया एंड डिसमेंबर किया चेकोस्लोवाकिया को, तो कोई एक्शन नहीं लिया ब्रिटेन ने। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा अपीजमेंट के अगर इतने में जर्मनी सेटिस्फाई होता है तो ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि थोड़ा बहुत तो यार ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ज़्यादा हार्श हुए हैं, बहुत ही हार्श हुए थे वैसे, पर थोड़ा बहुत उन्होंने मान लिया था। तो कहते हैं अगर इतने में भी रुक जाते हैं, सह लेते हैं तो ठीक है। तो अपीजमेंट मतलब कि अगर वो थोड़ा कुछ कर रही है तो उसके दखल अंदाजी ना करना, ताकि बहुत कुछ वो बड़े लेवल पे इनकी लड़ाई ना हो जाए, ठीक है। तो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप का एक और रीज़न भी यही था जो हमने लास्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा, कि भाई अगर वो पहले ही रोकने लग जाते तो नहीं हो पाता इतना। अगर वो ट्रीटी ऑफ अगर ये जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है ये फॉलो ना होती तो इतनी ज़्यादा डिक्टेटरशिप आ ही नहीं पाती इस लेवल की। पर वो आ रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यार अब यूएसएसआर देखो कम्युनिस्ट कंट्री बन रही थी। मैंने लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया, कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट देख लेना। यूएसएसआर कम्युनिस्ट थी, पूरी बन गई थी, ठीक है, कत्तड़ पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी यही थी कम्युनिस्ट कंट्री, सबसे पहली या बड़ी जो भी कह लो। अब ब्रिटेन फ्रांस को डर था भाई इधर ना आ जाए ये सब, इधर ना आ जाए ये सब इन द सेंस ये आइडियोलॉजी। तो ये कैसे आएगी यार? अगर तुम्हारे बॉर्डर्स की कंट्रीज वो सब सोच रही हो तो धीरे धीरे आ जाती है, ठीक है। ये तुम एनर्जी के फॉर्म में कह लो या फिर तुम कहो कि लोगों का एटीट्यूड बदलने लग जाता है, ठीक है, एक साथ रह के, तो वो चीज़ चलो जो भी है यहाँ पे ना आ जाए। तो उन्होंने थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग जर्मनी को होने दिया कि अगर यूएसएसआर ने फैलाने की कोशिश करी ना भाई, अगर यूएसएसआर ने कम्युनिज्म फैलाने की कोशिश करी आसपास की कंट्रीज़ में, तो पोलैंड इतना स्ट्रांग नहीं है, उनको बनाया बैरियर पर इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर जर्मनी स्ट्रांग हो जाता है तो यहाँ तक आने से पहले जर्मनी से लड़ना पड़ेगा यूएसएसआर को, ठीक है, इन द सेंस ऑफ कम्युनलिज्म में भी। वो चीज़ जर्मनी आसानी से करने नहीं देगा क्योंकि वो तो है, खुंदक तो है, ठीक है, जो भी कह लो। तो इसलिए उन्होंने इतना रोका भी नहीं। ये चीज़ हमारी बुक में आई डोंट थिंक है, मुझे नहीं पता। जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना, ये भी इसी से रिलेटेड है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ठीक है। जापान ने 1931 में मंचूरिया को किया, उसके बाद चाइना पे अनडिक्लेयर्ड वॉर शुरू कर दिया एंड वो उसके साथ लड़ने लगे, ठीक है। बेसिकली तुम कहोगे भैया जापान चाइना ये कैसे, ये फिर ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब जापान काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे, मतलब अब तो यूएस का ही है ना अंडर, तुम कह सकते हो एक तरीके से, या फिर उसकी मिलिट्री या टाइप्स, पर उस टाइम पे इट वाज स्ट्रॉन्ग एंड मतलब वेस्टर्न भी हो रही थी थोड़ी बहुत, वो सब चीज़ें अलग है। पर अब जापान भी बहुत उस टाइम पे ये मतलब डिस्ट्रक्शन वगैरह पे आ गई थी दूसरे कंट्रीज़ में जाके, वो चाइना में उसने किया और बहुत ऐसे मतलब एट्रॉसिटीज़ वगैरह करी। यहाँ पे मैप में है नहीं, मतलब उधर कहीं जापान ढूंढ लो, उसने चाइना मंचूरिया लिया, फिर उसके बाद चाइना पे अटैक कर दिया एंड काफ़ी मतलब यहाँ तक भी वो अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही थी। क्या पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये तुम्हारे वैसे पॉइंट नहीं है, बट अगर तुम कोई पॉइंट के बीच में लिख के आओगे अच्छा लगेगा, अपीजमेंट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना नहीं रुका। उन्होंने कहा कि यार अगर थोड़ा सा चाइना लगे, अगर थोड़ा सा कुछ करके वो रुकते हैं तो ठीक है, देख लेते हैं। चाइना ने वहाँ पे लीग ऑफ नेशंस में मतलब बोला भी था कि भाई देखो इधर कुछ करो तुम,
तुम यहाँ पे वर्ल्ड पीस करते हो, करो मेरा वहाँ पे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया फ्रांस और ब्रिटेन ने, क्योंकि मेन तो यही थे ना। देखो यूएस से मेन होता, उसने खुद ज्वाइन ही नहीं किया, तो वो भी एक चीज़ है। तो इसलिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो कहते थोड़ा बहुत करके होता है तो ठीक है, रुकते हैं तो ठीक है जापान पर, वो नहीं रुका। बाद में उसने जो ब्रिटेन है उसकी ही कॉलोनीज़ को मतलब एनेक्स करना शुरू कर दिया, तो वो एक अलग चीज़ पहुंच गई। फिर उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है। वो भी एक अपने में कहानी है कि जापान वर्ल्ड वॉर में कैसे लड़ा, हम देखते हैं, अगर टाइम मिला तो ज़रूर बताऊँगा। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये तो मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ। लीग ऑफ नेशंस काफ़ी बुरी तरीके से फेल हुआ, इन द सेंस कि यार देखो स्टार्टिंग ईयर्स में उसने अपनी पावर जमाई, ठीक है, ट्राई किया जितना हो सके, ठीक है, मतलब पूरी कोशिश करे एंड वर्ल्ड पीस मेंटेन करे, अपना दबदबा रखे, यू नो, दबदबा है भाई का अपना। उसका पहले थोड़ा बहुत था, मैं नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा बहुत उसका था। लेकिन तुम देखो उसकी मेन मेंबर कौन थे, 2 कंट्रीज, ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि यूएसए तो था ही नहीं। अब अगर ब्रिटेन और फ्रांस का खुद का ही उन्होंने कह दिया कि यार देखी जाएगी, उन्होंने खुद ही सीरियसली नहीं लिया लीग ऑफ नेशंस को, तो बाकी कंट्रीज़ क्यों ही लेंगी भाई साहब, समझ रहे हो। अगर वो चाहती, जैसे मैंने कहा ये चाइना के खिलाफ कर सकती थी लीग ऑफ नेशंस, पर उसको करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन की सहमति और पूरा मतलब सपोर्ट चाहिए था लीग ऑफ नेशंस को, लेकिन वो नहीं मिला। अब लीग ऑफ नेशंस तो बंद ही है ना अलग अलग देशों के, वो क्या ही कर लेंगे जब तक उनकी सबसे बड़ी कंट्री, सबसे मजबूत कंट्रीज फाउंडिंग जो है वही कुछ नहीं करती। और तुम कह रहे हो ब्रिटेन छोटा है, ब्रिटेन इतना नहीं है, तो अब कॉलोनीज़ भी तो देखो ना, कहाँ इंडिया में ये वो अलग अलग, ठीक है, अफ्रीका में कितनी, और वो भी फ्रांस की भी काफ़ी थी। तो वो एक चीज़ आती है, ठीक है, सिर्फ ये वाला लैंड नहीं देखते हम, पूरा देखते हैं। तो लीग ऑफ नेशंस भी काफ़ी फेल हो गया। जैसे तुम्हारी बुक का है, हाँ, तो बुक में तुम्हारा ये भी लिखा है, लीग ऑफ नेशंस सक्सीडेड इन अलाइंग द थ्रेट ऑफ वॉर इन केसेस वेयर पार्टीज वर स्मॉल नेशंस। छोटे देशों में वो सक्सेसफुल रही, लेकिन जब पोलैंड ने, ठीक है, फ्रांस के लिथुएनिया को, यहाँ पे लिथुएनिया, इसको सीज कर लिया, इसको अपने अंडर कर लिया, तब तो कुछ कहा नहीं उसने, क्योंकि फ्रांस का सपोर्ट था। तो ऑब्वियसली फ्रांस का सपोर्ट है तो वो कैसे ही कह पाएगा कुछ, तो वो एक चीज़ थी। उसके बाद 1923 में देयर वाज अ थ्रेट बिटवीन इटली एंड ग्रीस। इटली ने मना कर दिया कि जी लीग ऑफ नेशंस की हम मदद लेंगे ही नहीं इस चीज़ को थोड़ा सही करने में, ग्रीस और जर्मनी का। उन्होंने खुद ही सुलझा लिया, इटली उन्होंने खुद ही सुलझा लिया अपना इंटरनल मैटर करके। उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हुई जब ब्रिटेन और फ्रांस ने एक खुद ही जाके उस मैटर को सही किया। वो फिर से अलाइंसेस बनाने का, सीक्रेट अलाइंसेस मना किया था ना कि तुम नहीं बनाओगे लीग ऑफ नेशंस की मर्जी के बिना, वो फिर से शुरू हो गया कि भाई अलाइंसेस बननी शुरू हो गई कि हाँ अच्छा हम नॉन एग्रेशन ट्रीटी करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अब वो चीज़ अच्छी है, ठीक है, नॉन एग्रेशन करो, बट लीग ऑफ नेशंस की मर्जी से करो ना, मतलब ऐसा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लीग ऑफ नेशन। वो हुआ नहीं तो ऑब्वियसली उनकी पावर लूज होगी, फिर किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं एक टाइम के बाद। फाइनल पॉइंट है तुम्हारा हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। अब तुम एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में होगा कि भाई लीग ऑफ नेशंस कर भी क्या सकती थी, वो भी एक सही चीज़ है। लीग ऑफ नेशन के पास क्या क्या ऑप्शन थी, या तो वो खुद अपनी आर्मी भेजती जो कि उसके पास इतनी नहीं थी, ठीक है। अब यूएन के पास कंपेरेटिवली थोड़ी बहुत है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अगले में, सॉरी। पर लीग ऑफ नेशंस के पास अपनी आर्मी, जो पीस आर्मी होती है, ये वो करना, अगर हाँ वो ये कर सकती थी कि अपने जो कंट्रीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं उसमें, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये वो, उनकी आर्मी को अपनी बना के थोड़ी बहुत उनसे मदद लेके फिर कोई चीज़ में भेज सकती थी, लेकिन इन्होंने ही साथ नहीं लिया, तो वो एक पॉइंट रह गया। उसके अलावा क्या हो सकता था कि भाई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दो, जैसे भी तुम सुन रहे होगे कि रशिया पे सैंक्शंस लग रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। उस टाइम पे ये कर लो, जर्मनी पे लगा लो, इस पे लगा लो, वो लगा लो, लेकिन उनमें ना इनका भी नुकसान था। अगर तुम उन पे सैंक्शंस लगा दोगे कि भाई तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, जैसे भी तुमने देखा होगा आजकल हो रहा है, अगर वो हो जाएगा तो खरीदने वाली प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन हैं, किससे खरीदते हैं? प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन सी हैं? प्रोड्यूसर कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, मेनली ब्रिटेन, तो उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वो भी नहीं होने दिया, ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने। तो लीग ऑफ नेशंस पूरा हेल्पलेस ऐसा फील कर रहा था। फाइनल इमीडिएट कॉज, पहले में साराजीवो क्राइसिस था, हमने पढ़ा, ठीक है। साराजीवो क्राइसिस की तो कहानी अलग ही मैंने समझाई थी अच्छे से कि भाई यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है, मज़ा आता है। हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। अब हिटलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, अगर तुमने नहीं देखा तो देख सकते हो। हिटलर ने, जैसे मैंने कहा कि डिप्लोमेटिक चीज़ें ट्राई करी थी या फिर दिखावा किया था, वी डोंट नो, बट उसने कहा था फ्रांस को, ठीक है, कि भाई अगर तुम चाहते हो तो हम भी अपनी जो, क्योंकि हिटलर ने भी सीरियसली नहीं लिया, हिटलर ने भी फिर रियामेंट्स शुरू कर दिए थे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि जर्मनी में वापस उन्होंने आर्मीज़ बड़ी करने लग गए थे, हथियार बनाने लग गए थे, जो मना किया था। और यूएसएसआर के साथ भी डील थी, वो भी थी थोड़ी बहुत, इतना, पर मेनली जर्मनी में बनने शुरू हो गए थे। और थोड़ा बहुत उन्होंने राइन वैली का वापस मिलिटराइज कर ली थी, फ्रांस ने भी कुछ ज़्यादा नहीं कहा, क्योंकि वो कहते हैं यार वही पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट पे बात आ जाती है। हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, ठीक है, मतलब जर्मनी इन्वेजन ऑफ पोलैंड तुम कह सकते हो।
अब मैं ये क्या कह रहा था, ये जो पॉलिश कॉरिडोर है, पॉलिश कॉरिडोर, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट प्रूशिया और जो मेन जर्मनी है उसमें। तो लोग पहले तो लोग जर्मनी को, हिटलर को अपनी जो लॉस्ट टेरिटरीज हैं वो वापस चाहिए थी, ठीक है। और क्योंकि अगर वो वापस आ जाएगी, ये अगर हम देखो, ये जो डैंजिंग है, ठीक है, डैंजिंग पोर्ट है, इसको अगर इन्होंने वापस गेन कर लिया तो इनका जो कनेक्शन है, जो टूटा हुआ है ईस्ट प्रूशिया के साथ, वो वापस मिल जाएगा। तो मतलब अगर ये इन्होंने ले लिया तो ईस्ट प्रूशिया भी पूरे तरीके से इनके पास आ गई, और ये भी जर्मन की थी पहले, तो ये भी एक चीज़ हो गई। तो इसलिए ये सब कॉजेज़ थे जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। मेन कॉज हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड। मेन मतलब तुम कह लो कि सबसे लेटेस्ट चिंगारी लगाने वाला, राइट, उसमें वो था। तो इसमें भी वही चीज़ थी। अब जर्मनी ने जो एक नॉन एग्रेशन एक्ट साइन किया था 1939 में, किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। किसके साथ? यूएसएसआर के साथ, कि भाई हम लड़ेंगे नहीं। और उसी साल क्या हुआ, जर्मनी ने एक्यूज़ कर दिया पोलैंड को कि भाई तू हमारे बंदे, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर पहले जर्मन कंट्री थी तो ऑब्वियसली जर्मन की मेजॉरिटी होगी, जो भी जर्मन्स हैं यहाँ पे इस एरिया में थे, उन पे एट्रॉसिटीज़ बरत रहा है, ठीक है। जो ये ज्यूज़ के साथ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ, ये वहाँ पे जर्मन्स के साथ कर रहे हैं, बेसिकली ये सब चीज़ें बोल रहे थे, ठीक है, एक्यूज़ किया उन्होंने। और तुम्हें पता है लड़ाई शुरू कैसे हुई थी? कोई ऐसे जर्मनी में पोलैंड के ना कोई स्ट्रीट पे जाके, कोई कहीं जाके, मतलब पहले तो उस एरिया को, इतने से पोर्ट को छोटे से एनेक्स किया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एक रेडियो पे बोला एंटी जर्मन, मतलब जर्मनी के खिलाफ चीज़ें बोलने लग गए, जर्मनी के खिलाफ चीज़ें, कि भाई जर्मनी तो गलत है, हम उनको बंदों को छोड़ते नहीं है, ये करते वो करते, ऐसा बोलने लग गया। तो मतलब पोलैंड की तरफ से उसने ऐसा बुलवा दिया, दिखा दिया लोगों को कि जर्मनी पे अत्याचार हो रहा है। अगले दिन, 1-2 दिन पता नहीं, अगले दिन जर्मनी तैयार था, तो उसने कहा कि हम इसलिए अटैक कर रहे हैं, मतलब ये वजह बनाई हिटलर ने, पर ये हुआ नहीं था एज पर सोर्सेज, ठीक है। जर्मनी के ही बंदे गए थे वहाँ पे, ये पहले प्लान था। तो मैंने बताया हुआ कि जर्मनी वॉज ग्रेट एट प्लानिंग वॉर्स, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कह दिया, जो मिलिट्री वगैरह थी वो भी जर्मनी के पास बहुत, मतलब हाई टेक तुम कह सकते हो, वो वाली थी। अब यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, कुछ नहीं है, एक या दो, ठीक है। 1 सितंबर, ठीक है, 1939, वो जुलाई में शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, 28 जुलाई। ये है 1 सितंबर 1939। इस डेट को क्या हुआ, इस डेट को जर्मन आर्मी जो थी इसने मार्च कर दिया पोलैंड पे, मार्चिंग शुरू कर दी पोलैंड पे। और अभी क्या हुआ, इसी डेट पे ब्रिटेन ने, फ्रांस ने एक अल्टीमेटम दिया जर्मनी को। अल्टीमेटम हम आजकल नहीं, हम हिस्ट्री इस कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में काफ़ी और पढ़ चुके हैं। अल्टीमेटम मतलब फाइनल वार्निंग वगैरह, राइट, आखिरी चेतावनी टाइप्स करके। पर जर्मनी इसका जवाब देते हुए जर्मनी ने फ्रांस पे और ब्रिटेन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। मतलब उन्होंने अल्टीमेटम दिया, इसने इन पे लड़ाई कर दी, मतलब इधर भी लड़ाई शुरू कर दी, इधर भी लड़ाई शुरू कर दी जर्मनी ने। उसके बाद 3 सितंबर को, अब ऑब्वियसली उन पे लड़ाई है तो फिर उन्होंने भी करना है, तो 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन एंड फ्रांस ने भी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, ठीक है। तो दोनों साइड से वॉर सब शुरू हो गया, ऑलराइट। अब ये पॉलिश कॉरिडोर, अब हैरानी वाली चीज़ क्या है, या जर्मनी का ये टैक्टिक समझ लो, 3 हफ्ते के अंदर 3 वीक्स में पूरा पोलैंड अपने कब्जे में कर लिया, ताकि पीछे से एड आ ही ना पाए। मतलब पीछे से आर्मी तो तब आएगी ना जब कुछ बचेगा, यहाँ पे सबको ही अपने कब्जे में कर लिया, जेलों में डाल दिया, जो मोनार्च वगैरह थे, राजा वगैरह, जो सब कुछ, ठीक है। तो जर्मनी ने काफ़ी तेज़ एक्ट किया, 3 हफ्ते के अंदर पोलैंड मतलब एनेक्स कर लिया, अपना कॉन्कर कर लिया पूरा। तो वो एक चीज़ थी काफ़ी, मतलब। और तुम ये देखोगे सिर्फ ये नहीं है, ब्लिट्जक्रिग ये एक चीज़ है, जर्मन जो टैक्टिक अपनाता है, ठीक है, पहले अपनाता था वॉर्स में। तो उनका ये होता था कि यार कोई एक जगह पे अटैक करो, बट ऐसा करो कि फटाफट निकल जाए, ठीक है। जैसे कोई ऐसा नहीं कि इधर भी अटैक किया, इधर भी अटैक किया, इधर भी अटैक किया, 3 जगह नहीं, कोई एक जगह पे करो सारी डायरेक्शन से। उधर करोगे तो फिर ऑब्वियसली उधर जहाँ पे लूप होल देखेगा, सबसे कमज़ोर जगह दिखेगी, वहाँ पे या वहाँ से फिर निकल जाओ फटाफट। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो साइड वाले सोल्जर्स है वो तो मारे जाएंगे उस कंट्री के, बट आगे निकल जाएंगे ना वो, तो इतनी स्पीड उनको मिलेगा ही नहीं अपने आप को डिफेंड करने को। तो एक पॉलिसी होती थी, ये तुम्हारे बेस्ट सिलेबस में नहीं, आई थिंक, बट एनीवेज, ठीक है। तो ये जर्मनी ने किया 1 सितंबर 3 सितंबर को ये सब हुआ, एंड इससे हम कह सकते हैं कि फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। तो पिछले वॉर की तरह इसी वॉर में भी दोनों जो पार्टीज थी उनको नाम दे दिए गए। पहली थी तुम्हारी ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, उधर से ले आओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
अब यूएस से तुम कहोगे इन्वॉल्व, पहले तो अभी है नहीं, आएगी, ठीक है, जब जापान आएगा तब आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इनको हम बोल लेंगे, जो पहले बोलते थे अलाइज, ठीक है, अलाइड पावर्स या अलाइड पावर्स बोल लो, अलाइड पावर्स। दूसरी तरफ जो जर्मनी थी, जो इटली थी, और जो उधर से जापान, हम इधर ही लिख लेते हैं जापान, ये तीनों क्या है, एक्सेस पावर्स। एक्सेस पावर्स मतलब तुम ऐसा आएगा तुम्हें रोम, बर्लिन, टोक्यो, एक्सेस, ठीक है, ये ऐसा तुम कह लो कि यहाँ उनकी कैपिटल बेसिकली नाम लिख देना, ये एक्सेस। तो ये थी तुम्हारी एक्सेस पावर्स वर्सेस अलाइड पावर्स, जो फिर से वही है, सेम है। अब तुम कहोगे भैया यूएसएसआर कहाँ थी, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे इवेंट्स नेम है, इवेंट्स नहीं करा रहा, बट इतना समझ लो कि जर्मनी और यूएसएसआर की एक सीक्रेट ट्रीटी हुई थी, मतलब ट्रीटी हुई थी, उसमें एक सीक्रेट तुम कह लो बीच में छोटा सा पॉइंट था जो कि लोगों को नहीं बताया गया था कि भाई जब हम पोलैंड पे अटैक करेंगे ना, तुम उधर से रेसिस्ट मत करना, तुम उधर से कुछ मत करना, अगर तुम उधर से कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, तो हम तुम्हारी छोटी सी सहायता कर देंगे। सहायता नहीं मतलब इन द सेंस मदद भी नहीं कह सकते, ये कर देंगे मतलब जो इधर हिस्सा है आधा, रफली आधा, वो हम तुम्हें दे देंगे पोलैंड का, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें बताया ना कि ये आधा वो भी था यूएसएसआर रशिया, और बाकी हम रखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अटैक किया हो तो हम ही रखेंगे। पर तुम ये कर सकते हो। अब रशिया मान गया, रशिया ने कोई रेसिस्टेंस नहीं दिखाया, कोई मदद नहीं करी पोलैंड की, हो रहा है जो होने दो, तभी 3 हफ्ते में हो गया। और यूएसएसआर उधर से अपना जो ऊपर वाली कंट्रीज है, नॉर्वे वगैरह, उन पर अटैक करने लग गया, तो वो अपना चल रहा था, मतलब वो अपना मस्त एनीवेज कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये चीज़ हो रही थी, इसलिए यूएसएसआर ने नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे एक होता है बैटल ऑफ स्टैगरेट। देखो जर्मनी पोलैंड को अपने हाथ में कर चुका था, फ्रांस को भी उसने लड़ के ऑलमोस्ट कर दिया था, मतलब हरा दिया था, ऐसा सोर्सेज बोलते हैं कि फ्रांस का तुम कह लो इतना परसेंट काफ़ी, ठीक है, ये सब आ गया था जर्मनी के अंडर। ये भी कोई पपेट गवर्नमेंट थी यहाँ पे जर्मनी की, कुछ ऐसा सिस्टम था, ठीक है। तो मतलब तुम कह लो ऑलमोस्ट फ्रांस आ गया था। इटली उसके साथ ही था, ठीक है, इटली ने, ऑस्ट्रिया हमने पहले ही हमने बात करी कि उन्होंने कुछ रोका नहीं तो कर लिया था, तो इधर वाली कंट्रीज़ के साथ भी होगी, ठीक है। और स्पेन वगैरह तो इन्वॉल्व था नहीं ज़्यादा। तो तुम कहो कितना ही ये सब ऑलमोस्ट आ गया था जर्मनी के अंडर, ठीक है, सारा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, बट उनके एटलीस्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल में, क्योंकि अब इटली भी उनके साथ है तो हम वो मान रहे हैं, ठीक है, उस एक्सिस में आ गया था। ब्रिटेन तक बात इतनी गई नहीं। अब ब्रिटेन को लगा कि भाई ये इसलिए थे कि भाई इनके पास इतनी शिप्स तो है नहीं, खैर ये फ्रांस को मार लेंगे, इनको अटैक कर देंगे, सबको अटैक कर देंगे, हमारे तक तो इतना पहुंच ही नहीं पाएंगे। पर जर्मनी कहता भाई इतने मैं 20-30 साल जो रुका हूँ, मैं भी थोड़ी रुका हूँ तुम्हारे लिए। इसने इतने प्लेन्स वगैरह तगड़े तगड़े बनाए थे जो उससे पहले कभी यूज़ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कभी यूज़ ही नहीं हुए, बिल्कुल प्लेन्स हुए, वॉर में भी हुए, पर उस एडवांस लेवल के वैसे नहीं हुए थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने कर दिया। फिर ब्रिटेन को भी पता लगा अच्छा हमें भी निकालने पड़ेंगे अपने प्लेन, तो ब्रिटेन ने भी निकाल ले, पर उतने नहीं हो पाए। मतलब जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी थी ऑब्वियसली जर्मन मेड, जैसे हम बोलते हैं, हॉस्टर वगैरह, पेन्स वगैरह, नो प्रमोशन, जर्मन, ठीक है। तो जर्मनी ने ब्रिटेन पे भी अटैक किया, तो क्या कहते हैं, फ्लाइट से, प्लेन वगैरह से। तो एक चीज़ थी। यूएसए थोड़ा थोड़ा एड्स कर रहा था इनको, बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। जापान उधर से अपना उसने कॉन्कर शुरू कर दिया। तो मैं कहा जो इनकी वो थी सब जो कॉलोनीज़ थी उन पे अटैक वगैरह शुरू कर दिया था। वहाँ तक तो ये लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन जापान ने पहले ट्राई किया यूएसएसआर को, ठीक है, जो यूएसएसआर का बिल्कुल नॉर्थ में एक मंगोलिया है, ठीक है, मंगोलिया, वहाँ पे अटैक कर दिया। थोड़ी देर जीते, पर बाद में मंगोलिया वालों ने दिखा दिया कि भाई ऐसे कैसे तुम जापान वाले आके हमें जीत लोगे। क्योंकि तुम देखोगे यूएसएसआर के पास ना उस टाइम पे मैन पावर बहुत थी, वो इसलिए ही जीतते थे, हर लड़ाई जीत जाएंगे क्योंकि मैन पावर बहुत है उनको, उनमें ना नेशनलिज्म बहुत, मतलब वो ऐसा होता है कि भाई हमें देश के लिए मर जाएंगे, वो ऐसा बना दिया था उनको कि भाई मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैन पावर बहुत थी, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं, टेक्नोलॉजी इसलिए जर्मनी के पास थी, पर उनके पास मैन पावर थी, वो भिड़ जाते थे, वो आम जनता को भी उन्होंने ट्रेन करके रखा हुआ था, वो ऐसे कर लेते थे, ठीक है। तो वो एक मतलब उस टाइम पे था, तो इसलिए वहाँ पे हार गई। जापान वापस ही कहती है अब हम खाली थोड़ी बैठेंगे, हम इनके साथ हैं, कुछ तो करेंगे ना। तो उन्होंने एक पुट्ठा पासा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम ना उधर चलते हैं, उधर, मतलब अगर तुम ये मैप के तरीके से देखो तो ग्लोब तो गोल ही है ना, तो जापान के उस साइड पे क्या था, यूएसए, उधर पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, बहुत मतलब भयंकर लेवल का काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई। फिर उन्होंने जवाब दिया यूएसए ने ऑब्वियसली, तो फिर वहाँ पे तुम कह सकते हो कि हिरोशिमा नागासाकी आया। पर उससे पहले अब जर्मनी यहाँ पे अटैक करता करता ना रुक गया, पता नहीं क्यों, ठीक है, ब्रिटेन पे। उसने कहा
जो उसका दोस्त है, जो उसका अलायंस है, जिसने अभी तक उसे कुछ नहीं कहा, वो इधर अटैक करने आ गया कि भाई मैं तो इधर नहीं छोड़ूंगा, और इधर 3 फ्रंट्स पे अटैक किया। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाते बट इतना सुन लो, इधर अटैक कर दिया। तो जो अलायंस बनी थी इनकी 1939 में, वो ब्रेक कर दी जर्मनी और यूएसएसआर की। ठीक है, तो जर्मनी ने अपनी दोस्त पे अटैक कर दिया, उधर छोड़ दिया। उधर काफ़ी जीत रहा था पर फिर भी पता नहीं अब क्या हुआ। ये दिस वाज, लोग कहते हैं कि ये हिटलर की बहुत बड़ी गलती थी। मतलब ऐसा है कि हम ये नहीं कह रहे कि लड़ाई और बढ़नी चाहिए थी, बट हिटलर के एंड से अगर हम देखें तो ये चीज़ गलत साबित हुई, उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक तुम कह लो साबित हुई। तो जर्मनी ने इधर अटैक कर दिया। अब इधर तुम वही मैंने कहा मैन पावर वगैरह बहुत है, ऐसे कैसे वो जीतने देंगे, तो यूएसएसआर ने वापस धकेल दिया, तुम ये कह लो। तो ये भी दुश्मन बन गया। अब ये सब तो तुम्हें समझ आ गया। उधर से जर्मनी और यूएसए वर्सेस जापान हो रखी। ठीक है, यूएसए ने अपना एटॉमिक बॉम्ब तभी बनाया था, मतलब सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बनाया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बन रहा है, नहीं, शुरू से बनाना थोड़ी देर पहले ही शुरू कर दिया था। इस पर क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी भी आ रही है, इनफैक्ट कुछ ऐसा है। ठीक है, ऑफ्री हेंजियर, मुझे साइंटिस्ट का पूरा नाम थोड़ा अभी कन्फ्यूजिंग है सब, बट मूवी आ रही है क्रिस्टोफर की। ठीक है, तो यूएसए वर्सेस जापान हो रहा था। यूएसए ने कहा उसे कि सरेंडर कर दो, पर वो कहता ना भाई, हम ऐसे कैसे सरेंडर कर दें। तो अगस्त 6, 1945 में पहला एटॉमिक बॉम्ब ह्यूमंस पे फेंका गया। अगस्त 6, 1945। इससे पहले जैसे मैंने कहा बाकी कंट्रीज सरेंडर कर चुकी थी, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, पर एनीवेज ठीक है। इटली में तो तुम्हें पता ही है कि मुसोलिनी को उनके ही बंदों ने ऐसे मार दिया वगैरह था, एग्जीक्यूट वगैरह कर दिया था। जर्मनी, हिटलर, जब फ्रांस, अब देखो सारा ध्यान उसका इधर लग गया, इधर वो वापस रिवाइव होगी थोड़ी बहुत, उसकी आर्मी वगैरह आ गई, वो इधर से अटैक करने आ गए। यूएसए इधर से, यूएसएसआर, मैं यूएसए पता नहीं क्यों बोलता हूँ, रशिया इधर से आ गया। तो वो जो बिल्कुल आ गए थे ना रोम तक, तब हिटलर कमिटेड सुसाइड एज पर सोर्सेज। मे बी देर, मतलब एक और थ्योरी निकलती है कि वो भाग गया था, फिर वहाँ पे कोई और कंट्री में हुआ, ये सब मे बी, वी डोंट नो। ठीक है, पर अभी तक यही है, मतलब एज पर सोर्सेज के यही फैक्ट है कि हिटलर कमिटेड सुसाइड, एंड उसकी वाइफ ने कुछ, मतलब उसने भी सुसाइड का कुछ पिल खा रही थी, कुछ उसने गन से, और उसने पिल खा रही थी कुछ, चलो जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई थी। एंड अगस्त 6 में हिरोशिमा पे हुआ, उसके बाद फिर 9 को नागासाकी पे हुआ, एंड 2 सितंबर को उन्होंने फाइनली सरेंडर कर लिया बिना कोई कंडीशन के। ठीक है, तो 9 अगस्त भी तुम यहाँ पे लिख लो, जो कि नागासाकी पे हुआ। एंड फिर 2 सितंबर को अल्टीमेट एंड हम कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर का, 1945 को जापान सरेंडर्ड अनकंडीशनली। ठीक है, किस चीज़ को? यूएसए को। तो ये था तुम्हारा थोड़ा बहुत इवेंट्स वगैरह, मैंने इतना डिटेल में नहीं किया, नहीं तो ये वीडियो और लंबी बन जाती। तो अब हम बढ़ते हैं तुम्हारे चैप्टर की एंडिंग की तरफ, और वर्ल्ड वॉर की भी एंडिंग की तरफ। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। डिफीट ऑफ एक्सिस पावर्स, अब ये तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, मैं आप पे वैसे मैं कोशिश करूँगा जितना गंद मच चुका है फिर भी समझाने की। एक्सिस पावर्स जर्मनी, इटली और जापान तुम्हारा वहाँ पे, मतलब पहले 1942 तक जीत रही थी। ठीक है, उसके बाद चीज़ें बदल गई एकदम से, कुछ चीज़ें हुई, और जैसे मैंने कहा वो बैटल ऑफ स्टैगरेड हुआ, एंड वो सब हुआ। बैटल ऑफ स्टैगरेड वही तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वैसे, मतलब वहीं पे जहाँ पे मतलब हिटलर ने कहा कि नहीं जी मैं तो रशिया को भी अटैक करूँगा, तो एक चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसलिए वो सब इकट्ठे होकर पाइल अप होके जर्मनी हार गई, इटली हार गई, और सुसाइड वगैरह हो गई। उसके बाद उधर से जापान हिरोशिमा नागासाकी की वजह से हार गई, और उसने भी सरेंडर कर दिया। एंड तब क्या हुआ? अब देखो, सबसे पहले जर्मनी सबसे बड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट थी इस वॉर में, उसने शुरू किया था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी के 2 हिस्से हो गए, 2 नहीं हम कहते हैं 4 हिस्से हो गए, बट बेसिकली ये है, एक तुम कह लो कुछ अराउंड ये। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, एग्जैक्ट तो मैप पे ही तुम बुक पे देख सकते हो। बाकी ये पोलैंड भी जर्मनी ने ले लिया था, तो ये भी इंक्लूडेड कर लो। ठीक है, और फिर आता है तुम्हारा ये हिस्सा, ये सबसे बड़ा हिस्सा है, तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि इधर भी थोड़ा बहुत जर्मनी ने लैंड लिया हुआ था, राइट। ये हिस्सा मैं पेन बदल लूँ। उसके बाद तुम्हारा आता है ये हिस्सा, ये 1 2 3 4 4 हिस्से हो गए। ठीक है, रफली ये ऐसा नहीं था। ठीक है, अब ये जो हिस्सा था ये ऑब्वियसली रशिया यहाँ पे लगता है, तो ये रशिया के अंडर आ गया, या फिर तुम कह लो कि रशिया की यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी पड़ गया, और यहाँ पे उसकी मिलिट्री वगैरह आ गई, ये सब बैठ गया। यहाँ पे अमेरिका आ गई। ठीक है, अमेरिका, यूएस से दूर बैठी आ गई। इधर तुम्हारा ये जो फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस आ गई। फ्रेंच, तुम कह लो ये फ्रेंच जोन ही है ना तुम्हारे बुक्स में लिखाए थे। और जो फर्स्ट वाला जो हमने किया वो ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटिश जोन, तो ब्रिटिश
जोन। ये 4 हो गए। अब फिर भी हम इसको GDR बोल देते हैं, जो तुम्हारा रशिया वाली साइड है, इसे हम बोलते हैं क्या, GDR, मतलब जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसे हम बोलते हैं रशिया वाला पार्ट, ईस्टर्न वाला ब्लॉक, और इधर वाला, इन तीनों को कंबाइन करके, इनको अलग अलग नहीं देखते हम, इनको कंबाइन करके बोल देते हैं FRG। FRG क्या बोलते हैं हम इनको, FRG, जिनका मतलब है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अब फेडरल हो गया, रिपब्लिक हो गया, और क्या, डेमोक्रेटिक हो गया, ये सब चीज़ें मैं तुम्हारे सिविक्स में पढ़ा चुका हूँ। एंड अगर तुम चाहोगे मैं फिर से वीडियो बना दूंगा थोड़ा बहुत इनको एक्सप्लेन करने के लिए, एक 10 मिनट की वीडियो, लेट्स सी, अगर चाहिए हुई तो बता देना। अब ये होगी जर्मनी की बात, कि जर्मनी का ये सब हो गया, ये सब हो गया। अब ये वाली साइड पे ऑब्वियसली कम्युनलिज्म आ गया, रशिया आ गया तो कम्युनलिज्म आ गया। ये वाली साइड कैपिटलिस्ट वाली साइड रही, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखोगे बर्लिन वगैरह का, वॉल ऑफ बर्लिन, वो सब चीज़ें इसी का ही रिजल्ट था। अब वो कभी तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना, मतलब मैं अब हिस्ट्री चैनल तो हूँ नहीं जो एक एक चीज़ बनाऊँ, बट हाँ अगर मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर मन किया तो मैं बना भी दूंगा, नहीं तो तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। ध्रुव राठी की आई होगी वीडियो, और भी काफ़ी क्रिएटर्स हैं, अभिमन्यु की भी आई थिंक, बहुत क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियो देख सकते हो, किसी की भी देख लेना, मैं ये नहीं कह रहा इनकी देखो, ठीक है, ठीक है। क्या, बर्लिन वॉल, और क्या हुआ, और क्या हुआ, हाँ इटली का तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो इसके साथ इनके हिस्से नहीं हुए अलग अलग, पर ये इनके कंट्रोल के अंडर आ गई। जापान की अगर हम बात करें, ठीक है, इधर बना ही देते हैं जापान। तो जापान ने जब सरेंडर किया उसके बाद UN ने कहा था, सॉरी USA ने कहा था कि भाई तुम्हारा 1952 तक तो हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा, उसके बाद हम तुम्हें अपनी पावर्स देंगे, तुम अपने तरीके से चला सकते हो। लेकिन अभी भी तुम देखोगे मिलिट्री वगैरह तो उनकी ही थोड़ी बहुत चलती है वगैरह सब, तो वो चीज़ है एक। डिफीट ऑफ एक्सेस पार्स, फॉर्मेशन ऑफ द UN की फॉर्मेशन हो गई। लीग ऑफ नेशंस तुम कह लो प्रीक्वल था एक UN का, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हाउस ऑफ ड्रैगन्स आ रहा है, ठीक है, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, तो हाउस ऑफ ड्रैगन्स आ रहा है, वो प्रीक्वल है किसका, गेम ऑफ थ्रोन्स का। तो UN गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ ड्रैगन्स क्या है, लीग ऑफ नेशंस। मतलब पर ये बात नहीं है कि वो इतने तकड़े हैं, ये वो नहीं, पर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या है, UN बन गई, लीग ऑफ नेशंस जैसे नहीं चल पाई तो उन्होंने ये बना दी। इसमें भी 3 मेंबर सबसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट कह लो या कुछ कह लो। पहले रूजवेल्ट USA, दूसरा चर्चिल ब्रिटेन प्रेसिडेंट हो गया, और तीसरा स्टालिन USSR के, ठीक है। तो स्टालिन भी तुम देखोगे काफ़ी वो मतलब काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप वाली साइड पे चला जाता है। एंड मतलब स्टालिन की भी वीडियोस तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, स्टालिन की नहीं, मतलब स्टालिन के बारे में। सो या फॉर्मेशन ऑफ UN हुआ, इन तीनों का बैठक हुई वगैरह सब अच्छे से डिस्कशन हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद। एंड उसके बाद बना, इंडिया को भी ऑफर आया था कि तुम भाई वीटो पावर बना सकते हो, पर इंडिया ने आई डोंट नो क्यों रिफ्यूज़ कर दिया था, उस टाइम पे कर दिया था, पर इंडिया बनी नहीं। तो अपेरेंटली ये चीज़, ये सब हुआ, ये सब हुआ, UN बन गया। एंड इसी टाइम पे तुम देखोगे इंडिया को आज़ादी मिली है, 1945-6 की बातें हैं, इसी टाइम पे इंडिया को आज़ादी मिली। उसके बाद कोल्ड वॉर, क्या है ये कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर बेसिकली ये है कि लड़ाई नहीं हुई, पर जो स्ट्रैटेजिक टेंशन होती है, जो कम्युनल नहीं हम बोलेंगे इसमें हम बोलेंगे कि जो कंट्रीज़ की टेंशन है आपस में, स्टेट वाली तनाव जो है अलग अलग देशों के बीच में, यहाँ पे भी थे वर्ल्ड वॉर 2 में, पर उसमें लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई नहीं, जो बस ऐसा है कि भाई हम उसको अपने अंडर इन्फ्लुएंस में रखें, इन द सेंस लड़ना नहीं है, लड़ना कोई नहीं चाहता आज के डेट में। मतलब हाँ अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट मेजॉरिटी ऐसा है कि बहुत डिस्ट्रक्शन देख ली, अब कुछ नहीं है। कोल्ड वॉर के बाद मतलब एटलीस्ट इसके इमीडिएटली बाद तो कोई लड़ना नहीं चाहता था, तो सब में आ गया कि भाई नहीं। अब पर कंट्रीज़ को ऐसा भी है कि भाई हमने दूसरी कंट्री को नीचा तो दिखाना, ये तो करना है, वो कैसे करेंगे? कोल्ड वॉर के थ्रू। तो अब हम थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर का देखते हैं, तुम्हारा चैप्टर हो ही गया ऑलमोस्ट। Now what is a cold war? So the cold war is an atmosphere where there is no armed struggle. कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही है जिसमें सोल्जर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, there is no armed struggle, ठीक है। बट नहीं है यहाँ पे, राइवल्स कंटिन्यू टू मेंटेन देयर पीस टाइम रिलेशंस, ठीक है, पीस टाइम डिप्लोमेटिक रिलेशंस तुम कह लो यहाँ पे, ठीक है। तो राइवल्स जो हैं अपने रिलेशंस डिप्लोमेटिक बना रखे हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रांस और इनकी लड़ाई है तो इनकी लड़ाई हो रखी है, या फिर अगर हम कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई रशिया और USA एक दूसरे को बुलाते ही नहीं है, इनकी लड़ाई है, मैं नहीं बुलाता, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपस में ट्रेड बिल्कुल ही बंद किया। हाँ आज की डेट की बात अलग है, बट कोल्ड वॉर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आज अलग है, क्योंकि आज सैंक्शंस किसी और रीज़न की वजह से लगे। कोल्ड वॉर कोई और चीज़ चल रही है, वो हम
डिस्कशन करते हैं, दो बड़ी पावर्स जब एमर्ज हुई, ठीक है। सो देयर इज टू मेंटेन देयर पीस टाइम रिलेशंस डिप्लोमेटिक अलॉन्ग विद देयर हॉस्टिलिटी, मतलब अपनी हॉस्टिलिटी ईगो वगैरह भी साथ में रखी है और साथ साथ में रिलेशंस भी चलाए हैं, मतलब अपने आप को एक दूसरे को सामान भी दिया है, हेल्प भी करी है, सब किया है, ठीक है। अब तुम कहोगे एग्जाम्पल इन द सेंस, मतलब यही है एग्जाम्पल, ये दो कंट्रीज बड़ी पावर्स के बीच में लड़ाई, बट ऐसा है कि पाइलिंग ऑफ आर्म्ड लड़ाई हो नहीं रही है, पर लड़ाई के जो आर्म्स हैं, जो हथियार हैं वगैरह सब, कौन ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास नई टेक्नोलॉजी है, किसके पास ज़्यादा डेडली वेपन्स है, वो सब बहुत ऐसा देखा रखता है कि अगर उन्होंने कर दिया अटैक तो वो एक डर रहता है ना उससे। वही चीज़ जो मैंने कहा था वर्ल्ड वॉर 1 में कि सबने, वो कॉज था एक कि सबने पाइल अप करना शुरू कर दिया था, वो अब कितने, तो हर देश के पास कुछ ना कुछ है, हर देश के पास मतलब कितने ही हथियार हैं वगैरह सब हैं, यू नो, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह भी अलग अलग तरीके के आजकल तो बहुत आ गए हैं, ठीक है। आजकल तो वो मतलब आजकल नहीं है तो बहुत काफ़ी पुरानी बात होगी, बट एक वो एंथ्रेक्स अटैक्स वगैरह भी हुए थे, तो मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें हो रही हैं सब जगह पे। तो आज तो बहुत भयानक चीज़ है, अभी बिना कोई एग्जैक्ट हम वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ अभी तक, पर पिछले 2-3 साल में देख लो क्या क्या हो रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ है डिफीट ऑफ एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर ने क्या किया, दुनिया को दो हिस्से में बांट दिया मेनली, तुम कह सकते हो। एक तीसरा हिस्सा भी था, ठीक है, जो जिसने कोई ज्वाइन नहीं किया, जिसे हम तुम्हारे हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। बट मेनली अगर यूरोप की बात करें और वैसे भी पूरे वर्ल्ड में भी यही चीज़ हुई, दो तरीके में बंट गया, दो हिस्सों में बांटा गया तुम्हारा यूरोप। तब यहाँ पे क्या हुआ, दो तरीके की बन गई, जैसे मैंने कहा कि दो तरीके के पावर हाउसेस डिवीजन हो गई। पहले वो डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्टिक ब्लॉक, क्या डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्टिक ब्लॉक बन गया। ये कौन था, ये लीड करता था यूएसए, और दूसरा बन गया कम्युनिस्टिक ब्लॉक। कौन सा, कम्युनिस्ट ब्लॉक, ये यूएसएसआर। मेनली ये चीज़ जैसे मैंने कहा, वो जो तुम्हारा कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट की लड़ाई पे ही ये बेस हुए, ठीक है। जो पावर हाउसेस हैं या फिर दो जो कोल्ड वॉर कंट्रीज हैं, कोल्ड वॉर, ठीक है। तो ये यूएसए और ये यूएसएसआर, इसका मेन हम बात करें, ये कैपिटलिज्म में मानते थे पूरे तरीके से, और ये पूरे तरीके से कार्ल मार्क्स वाले कम्युनलिज्म में मानते थे। पर कार्ल मार्क्स ने तो यार ये नहीं थोड़ा बहुत कह दिया था। एनीवेज, मैं पिछले वीडियो में शायद बता चुका हूँ, मैं वीडियो और लंबी नहीं करूँगा। कार्ल मार्क्स वही ना, कम्युनलिज्म के लोगों को मिलना चाहिए राइट, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, वही चीज़ में वो मानते थे कम्युनिस्ट। तो अब ये सुनना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज या कैपिटलिस्टिक कंट्रीज कौन सी पहले तो ये देख लो। चलो, ब्रिटेन, यूएसए ऑब्वियसली हेड, तो वो भी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस एक्सेट्रा, और भी कंट्रीज, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लेविया एक्सेट्रा। कौन सी पोलैंड कहाँ गया, हाँ, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया मैंने बनाया नहीं, ये रोमानिया, यूगोस्लेविया। ये मतलब ये तो रशिया के पास ही है, हाँ। तो फिर मतलब ये जो फ्रांस वगैरह थे या जर्मनी थी, ये सब ऐवी नहीं डर रही थी कि भाई अगर वो साथ में जुड़ गए तो फिर साथ वाली कंट्रीज भी वही सब बन जाएगी। कोई था मतलब उस, मैंने कहा था ना कि आइडियोलॉजीज फैल जाती हैं आसपास, ऐवी नहीं बोल रहा था मैं, बात करते हैं। हाँ, बस ये है कि यूगोस्लेविया में डायरेक्टली यूएसएसआर के साथ नहीं थी, बट हाँ वो भी कम्युनिस्ट ही सरकार थी उनकी, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज थी ये क्या प्रोपेगेट करती थी कि कम्युनिज्म तो गलत है, ये तो ये है, ये तो वो है। और वो क्या कहती थी कि जहाँ पे कोई फेयर पार्लियामेंट ही नहीं है, कोई लोगों की सुनी नहीं जा सकती, तो फिर काहे कि तुम मतलब कर रहे हो, तुम ये तो तानाशाही टाइप ही होगी। तो ये कहते थे, ये इसको बदनाम करने के लिए। जो कम्युनलिस्ट कंट्रीज हैं वो कैपिटलिस्ट को बुरा इसलिए ऐसे बोलती हैं कि भाई कैपिटलिस्ट कंट्रीज तो सिर्फ अमीर जाति के लिए है, लोगों की नहीं सुनी जाती, वो सिर्फ जो टॉप रिच क्लास है उसकी सुनी जाती है। इसलिए हमने, हमारे कोई रिच या गरीब है ही नहीं, ठीक है। हमने क्या रखा है, प्लेन रखा है, सरकार ही सब कुछ करेगी, ना कोई बिजनेसमैन तकड़ा, ना कोई बिजनेसमैन बना, ना कोई वर्कर, ये वो सरकार के हाथ में सब कुछ। वो है कैपिटलिस्ट है, तुम कमाओ पैसा कमाओ। ये बहुत मनी ड्रिवन होगी, तुम देखोगे कि भाई पैसा कमाओ जितना कमा सकते हो, मन जो वेल्थ है तुम्हारी, वेल्थ गेन करो, ये करो वो करो, ठीक है। मतलब ज़रूरी है पैसा, मैं यही नहीं कह रहा, बट काफ़ी कैपिटलिस्ट, इंडिया में काफ़ी कैपिटलिज्म यहीं से आया है। अब तुम कहोगे इंडिया क्या है, इंडिया एग्जैक्टली दोनों में से कुछ नहीं है, थोड़ी चीज़ इधर से उठाइए, थोड़ी चीज़ उधर से उठाइए। मैंने तुम्हें अमूल की एग्जांपल दी थी, और आसपास में अपना एग्जांपल ले लो, कैपिटलिज्म की कम है क्या, बिजनेसमैन वगैरह है ही हैं, तुम अपना बिजनेस खोल ही सकते हो, ठीक है, उसका कोई रोक तो नहीं है। और तो वही चीज़ आ गई, इंडिया कुछ नहीं है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम पांचशील वगैरह पढ़ेंगे तुम्हारे आगे वाले चैप्टर्स में। बेसिकली ये चीज़ है, पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बदनाम कर रही थी, जो मर्जी कर रही थी, पर दोनों ये भी जानती थी, ये भी चाहती थी, दोनों ने कोशिश करी जितना अवॉइड हो सके, दोनों ग्रुप्स ने, दोनों कंट्रीज ने नहीं, दोनों ग्रुप्स ने कोशिश करी जितना हो सके उतना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को, आम वाले कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ख़त्म होता नहीं, यूएनओ में ही आ जाएगा अभी आई थिंक। तो या यूएनओ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, मैं नहीं कह रहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर स्टोरी वाइज ये सब चैप्टर समझना ज़रूरी था, यूएन में तो हो ही जाएगा, ठीक है, वो मैं बना लूँगा, टेंशन ना लो। सो यार दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से इंस्टाग्राम पे क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके मुझे टैग करना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के @शुभम_कौशल9, मुझे पता लगे कि एंड तक किसने देखा है पूरा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आगे भी है मतलब यहाँ तक सेकंड वर्ल्ड वॉर किसने खत्म किया। सो यार ये सब चीज़ें थी तुम्हारे वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स एज इट टर्न आउट टू बी, तुम्हारी किताबों में यही है। तुम कहते रहते हो कि भैया ज़्यादा मत पढ़ाओ, ज़्यादा मत पढ़ाओ, इसलिए मैंने जो चीज़ नहीं है उसको थोड़े शॉर्ट में ख़त्म कर दिया, जो चीज़ है उस पर थोड़ा टाइम दिया। दैट इज़ इट।